आज की कहानी का शीर्षक है हृदय परिवर्तन। वसुंधरा अपार्टमेंट की बात निराली थी। उसमें रहने वालों के सांझे के चूल्हे भले नहीं थे, पर सांझे के दुख सुख अवश्य थे। एक दूसरे की आवश्यकता को पलक झपकते ही बांट लिया करते थे। वहाँ सभी धर्मों के त्योहार बड़े ही हर्ष से मनाए जाते थे। प्रेम प्यार के सागर के साथ मान मनोहार के कलश भी कहीं कहीं छलकते ही रहते थे। हंसी और खिलखिलाटों की गूंज पूरे भवन में रहती थी। किसी भी उम्र की दहलीज क्यों न हो, मन की सुनी घाटियों पर अकेलेपन के बादल कभी नहीं मंडराते थे। अतीत के गलियारों से संयुक्त परिवार के परिवर्तित रूप को लाने का प्रयास था, जिसकी अनगिनत सहूलियतों से सभी सुखी व सुरक्षित थे। उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में नए दंपति सरिता और विनय का आना हुआ। उनका सामान वगैरह कई दिनों से आता रहा। रहने के लिए वे दोनों जिस दिन आए, नियमानुसार बिल्डिंग की कुछ महिलाएं मदद के लिए आ गईं। जब वे वहां पहुंची तो किसी बात पर नए दंपति आपस में उलझ रहे थे। फिर भी उन्हीं के फ्लोर पर रहने वाली नीतू ने कहा, हेलो, नमस्ते अंकल व आंटी। मैं नीतू आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। आपका घर अभी ठीक नहीं हुआ है। इतनी गर्मी में कहाँ खाने को जाइएगा। आज लंच हमारे साथ लें और रात का डिनर इस अंजू के यहाँ। यह आपके फ्लैट के ठीक ऊपर रहती है। कहते हुए नीतू ने अंजू का परिचय दिया। अंजू ने खुश होते हुए कहा, आंटी, हम दोनों के यहाँ एक ही बाई काम करती है। उससे कह दूंगी, लगे हाथ आपके यहाँ भी काम कर देगी। सरिता की बगल के फ्लैट में रहने वाली रश्मि भी अब कैसे चुप रहती। भाभी जी, जब तक गैस आदि की व्यवस्था नहीं हो जाती, आप मेरा सिलेंडर ले सकती हैं। फिर भी शाम की चाय मैं दे जाऊंगी। उषा जी पीछे कैसे रहती। बहन जी, घर ठीक करने में आप चाहें तो मेरी मदद ले सकती हैं। इन सभी के बच्चे अभी छोटे हैं, काम लगा रहता है। जहाँ तक हो सकेगा सामान जमाने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बाहर की जानकारी भाई साहब मेरे पति से ले सकते हैं। उन्हें अग्रवाल साहब से मिलकर बड़ी खुशी होगी। उनका कोई हमउम्र तो मिला। इतनी देर तक सरिता लाल पीली होकर चुप्पी की खून का घूंट पीती रही। पर जब महिलाओं के सहृदयता और दिल दरिया का पानी सिर से ऊपर हो गया तो वे खुद को रोक नहीं सकी। आप सब चुप भी रहिएगा कि यूं ही बक बक बोलते जाइएगा। यह क्या आंटी अंकल करके हमें संबोधित कर रही हैं? हम क्या इतने बूढ़े दिखाई दे रहे हैं? आगे से मुझे सरिता कहिएगा। बेकार के रिश्ते मैं नहीं जोड़ती। हम अपना सारा इंतजाम करके आए हैं। दूसरों की मदद की आवश्यकता नहीं है हमें। अब आप सब मेहरबानी करके जाएं और मुझे काम करने दें। काम करने वाली बाई खुद ही दौड़ी आएगी। वहाँ भी कॉलोनी में सबसे ज़्यादा तनख्वाह मैं ही देती थी। मिसेज अग्रवाल के ऐसे रूखे बोल व्यवहार से सारी महिलाएं बहुत आहत हुई और लौट गई। सारे फ्लैट्स में सरिता ही चर्चा का विषय बनी रही। उनकी और कोई पलट कर भी नहीं देखेगा, सभी ने ऐसा सोच लिया था। उनके फ्लैट में कुछ दिनों तक सामान रखने के कारण उठापटक होती रही। सब कुछ व्यवस्थित होने के बावजूद सामान फेंकने पटकने की आवाज़ों के साथ उनके तूतू मैमे की आवाज़ घर की दीवारों से टकराने लगी तो सभी को अपनी शांति भंग होती लगी। पर भीड़ के छत्ते में
कौन हाथ डाले सोचकर सभी ने ठीक होने के लिए समय पर छोड़ दिया। मजाल है कि कोई भी काम वाली उनके यहाँ 2 महीने से ज़्यादा टिकी हो। उन दोनों की अक्ल और घमंड से सबको शिकायत थी, पर नफरत नहीं। हर तीज त्योहार के मिलन में सब उन्हें आमंत्रित करती रहीं, पर वे दूर ही रहीं। 24 घंटे लड़ने झगड़ने की आदत से शायद मिलने से झिझकते या कतराते हों, यह समझकर सभी फ्लैटवासी उनसे सहानुभूति ही रखते थे। ऐसे ही ऊहापोह में दिन गुजर रहे थे। मौसम बदलता रहा, पर सरिता और विनय के स्वभाव में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। उनके चीखने चिल्लाने लड़ने झगड़ने की आवाज़ों ने फ्लैट्स के लोगों की शांति भंग करके रखी दी थी। सभी के साथ उन्हें इंगित करके बिल्डिंग भी शांति बनाए रखने की गुजारिश महीनों में होने वाली मीटिंग में बार बार की गई, पर उन दोनों के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। आप दोनों क्यों इतना झगड़ते हैं? प्यार से नहीं रह सकते? सुनने में कितना खराब लगता है। फ्लैट्स की दीवारें जुड़ी हुई हैं। यह बिल्डिंग हमारा परिवार है। कृपया इसकी शांति भंग न करें। उषा जी के पति का इतना कहना था कि सरिता चोट खाई किसी शेरनी की तरह दहाड़ उठी। हम अपने घर में लड़े झगड़े या मरे, आपको दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके कटु व्यवहार से एक बार फिर सभी आहत हो गए। सभी का कहना था कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं, इनका इलाज प्रेम प्यार से हो ही नहीं सकता है। 1 हफ्ते बाद होली आने वाली थी। सभी एकजुट होकर उत्साह उमंग से तैयारियों में लगे हुए थे। सारा माहौल हर्षमय था कि एक रात सरिता के रोने की आवाज़ से सारा बिल्डिंग कांप उठी। जो जैसा था वैसा ही उठकर भागा। दरवाजे की घंटी बजाने पर रोती चिल्लाती सरिता जी ने दरवाज़ा खोला। उनके कपड़े खून से सने थे। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था कि सभी घबरा गए। विनय बाथरूम में गिरे पड़े थे, माथे से खून जारी था। सभी ने मिलकर उन्हें नर्सिंग होम पहुंचाया। डॉक्टरों ने तत्काल उन्हें आईसीयू में भर्ती किया। दिल का दौरा पड़ा था। हालत बहुत गंभीर थी। हालत सुधरने तक सभी वहीं बैठे रहे। इधर रोती बिलखती सरिता को महिलाओं ने गले लगाकर संभाले रखा। इलाज का लंबा खर्च आया था, जिसे बिल्डिंग के सारे लोगों ने सहर्ष वहन किया। बाद में सभी को उनकी रकम लौटा दी गई, पर निस्वार्थ सेवा को कैसे लौटाया जा सकता था? सबसे बड़ी बात यह थी कि बिल्डिंग में होली का त्यौहार नहीं मनाया गया। बच्चे निरुत्साहित थे, पर कोई शिकायत नहीं थी। समय की नज़ाकत को सभी समझ रहे थे। 4 दिनों बाद अमेरिका से उनका बेटा समीर जब तक आया, तब तक विनय खतरे से बाहर थे। समीर ने सारे बिल्डिंग वालों को दिल से धन्यवाद दिया। बेटे के आने के बाद भी बिल्डिंग के पुरुष वर्ग अपनी ड्यूटी निभाते रहे। घर में सरिता को महिलाओं ने संभाले रखा। सरिता में ज़बरदस्त बदलाव आया था। सारी महिलाओं और बच्चों पर अपना प्यार लुटा रही थी। इस प्यार के असर और डॉक्टरों की कोशिश से 2 हफ्ते बाद ही विनय स्वस्थ होकर घर आ गए। होली के दिन बिल्डिंग में भले ही रंग नहीं गिरा हो, पर सबका दिल खुशियों के फुहार से भीग उठा था। सरिता और विनय में आए बदलाव ने पूरे बिल्डिंग में प्यार का छलकता सागर प्रवाहित कर दिया था, जिसमें सभी बहे जा रहे थे। अमेरिका लौट जाने से पहले समीर की इच्छा थी कि वह पिता का दिल्ली में अच्छी तरह से चेकअप करवा दे। बिल्डिंग के सभी लोगों का समीर का विचार बहुत ही भाया। सभी की राय से विनय और सरिता दिल्ली चले गए। विनय को हार्ट में ही समस्या थी, ऐसे वे स्वस्थ थे। समीर तो वहीं से अमेरिका लौट गया। विनय और सरिता भी बहुत इच्छा थी कि वे मथुरा और वृंदावन घूमते हुए लौटे। दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों ने वहां जाने की व्यवस्था कर दी। टैक्सी से वे दोनों मथुरा गए। एक दिन वे वृंदावन के एक रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा था
एक युवती किसी पुरुष का पैर पकड़कर रोए जा रही थी। वह प्रौढ़ व्यक्ति पैर छुड़ाने की चेष्टा कर रहा था। भीड़ तो इकट्ठी हो गई थी, लेकिन किसी ने कारण जानने की कोशिश नहीं की। ऐसी घटनाएं वहां के लिए आम बात थी। सारी दुखियारी औरतों को उनके रिश्तेदार मथुरा की गलियों में भीख मांगने के लिए छोड़ जाते हैं, जो वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती हैं। सरिता और विनय ने उस प्रौढ़ व्यक्ति से युवती को ऐसे छोड़ने का कारण पूछा तो वह सब पकाया। फिर उन्हें भीड़ से बाहर ले जाकर उनकी जिज्ञासा को कुछ इस प्रकार से शांत किया। महाशय, यह मिनी है, मेरे छोटे भाई की विधवा। साल भर पहले इसकी शादी मेरे छोटे भाई से हुई थी। 2 महीने हुए मेरे भाई को किसी ट्रक वाले ने कुचल कर मार डाला। जब तक मेरी माँ जीवित रही सब कुछ ठीक चलता रहा, पर जवान बेटे की मौत वे ज़्यादा दिन नहीं झेल सकी। एक रात सोई तो सोई ही रह गई। उनकी मृत्यु के साथ ही मेरे घर की शांति चली गई। मेरी पत्नी मिनी को देख नहीं पाती। मेरे साथ इस निर्दोष का नाम जोड़कर उसने पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप की मृत्यु बचपन में ही किसी दुर्घटना में हो गई थी। नानी ने इसे पाल पोस कर किसी तरह शादी की, अब वे भी नहीं रही। मामा मामी ने इसे रखने से इनकार कर दिया है। अपनी सक्की जाहिल पत्नी के खिलाफ जाकर इसे घर में रखता हूँ तो महाशय वह न इसे जीने देगी न मुझे। वैसे जिंदगी से अच्छा है जहर खाकर मर जाऊँ। मिनी ने यहाँ आने की इच्छा प्रकट की थी। अब इसे छोड़कर जा रहा हूँ तो यह जाने नहीं दे रही है। इतना कहकर वह व्यक्ति तड़प कर रोने लगा। फिर बोला, मैं जानता हूँ यहाँ इसे सभी नोच कर खा जाएंगे, पर मैं करूँ भी तो क्या। अब कोई राह भी नहीं दिख रही। अपने घर की इज्जत को सरेआम छोड़े जा रहा हूँ। अब मिनी को समय कहाँ। उसकी दुख भरी गाथा सुनकर सरिता और विनय की पलकें भीग गई। बहुत सोचकर सरिता ने पति से कहा, क्यों ना हम मिनी को अपने साथ ले चलें, हमारा भी तो वहाँ कोई नहीं। एक बेटा है जो परिवार सहित दूसरे देश में बस गया है। शायद नियति ने हमें इसी कार्य के लिए यहाँ भेजा हो। जवाब में विनय कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, पूछ लो इस लड़की से, हमारे साथ चलती है तो चले, इसे भी आसरा मिल जाएगा और हमें भी इसका सहारा। विनय के इतना कहते ही वह व्यक्ति उनके पैरों से लिपट गया। ले जाइए बाबूजी, बड़ी अच्छी लड़की है, आप दोनों की बड़ी सेवा करेगी। जायदाद बेचकर इसका हिस्सा मैं आपको भेज दूंगा। कहीं कोई सुपात्र मिले तो इसका ब्याह कर दीजिएगा। नहीं नहीं, कुछ भेजने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास अभी सभी कुछ है। हम इसे ही ले जाकर खुश हो लेंगे। अपने घर का पता और उस व्यक्ति का पता लेते हुए सरिता और विनय लौट गए। उनके घर पहुंचते ही वसुंधरा अपार्टमेंट में हलचल सी मच गई। मिनी के लिए सभी की आंखों में उभर आए प्रश्नों को देखकर सरिता खुद को रोक नहीं सकी। बोले, हम मथुरा से मिनी को लाए हैं, प्यारी सी बेटी के रूप में। कुछ न कहने पर भी सभी समझ ही गए। सबने मिनी को प्यार से क्या निहारा कि उसी पल से वह उनकी चहेती बन गई। अब मिनी को समय कहाँ था कि अपने गुजरे समय को याद करके आंसू बहाए। पूरी बिल्डिंग की वह दुलारी बन गई थी। किसी की बेटी तो किसी की ननद, बड़ों की बहन तो छोटों की दीदी। किसी की घर मिनी पकौड़े बना रही है तो कहीं भाजी, किसी का बटन टाँक रही है तो किसी बच्चे को थामे घुमा रही है। हर उम्र की दहलीज पर मिनी ने अपने निस्वार्थ प्रेम की माया जाल फैला रखा था। जिसे देखो वही मिनी को पुकारे जा रहा था। बच्चों की तो जान बसती थी। शाम होते ही सभी बच्चे उसे छत पर ले जाते। वहाँ कभी वह बॉलिंग कर रही होती, कभी अंपायर बनकर फैसला दे रही होती। मजाल की कोई उसकी अवमानना कर जाए। नियति की ऐसी माया थी, किसी घर की दुत्कारी कहीं और दुलारी बन गई थी।
कल तक जिसका कोई नहीं था, आज इतने सारे उसके अपने थे। उषा ने सरिता की सहमति से सबसे प्रसिद्ध ब्यूटी पार्लर काया में मिनी को काम सीखने के लिए भेजा। मात्र 4 महीने में ही वह इतनी काबिल हो गई कि एक जाने माने ब्यूटी पार्लर वालों ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लेना चाहा, पर सरिता ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि हुनर सीख लिया यही बहुत है, कमी क्या है कि मिनी पार्लर में नौकरी करेगी। उस दिन मिनी सरिता के पैरों पर सिर रखकर बोली, अम्मा, अगर उस दिन आप नहीं मिली होती तो कह नहीं सकती थी कि मेरा क्या हाल हुआ होता। या तो मैं मर गई होती या मेरे शरीर को नोच रहे होते लोग। कहते हुए मिनी बहुत दिनों के बाद फूट फूट कर रो पड़ी। उसके सिर को सहलाते हुए सरिता ने बड़े लाड़ दुलार से कहा, अरे कैसे नहीं मिलती मैं, तुझे लाने के लिए ही तो जैसे मैं वहाँ गई थी। नहीं जाती तो इतना प्यार करने वाली बेटी कहाँ से मिलती मुझे। यहाँ तो तू ही हमारे लिए सब कुछ है। सरिता के हृदय परिवर्तन पर पूरे बिल्डिंग हैरान थी और खुश थी। प्यार के इस लहराते समंदर को इतने दिनों तक पता ही नहीं उन्होंने कहाँ छिपा रखा था। इधर मिनी के ब्यूटी पार्लर के अनुभव से बिल्डिंग की सारी महिलाएं लाभान्वित हो रही थी। किसी की भौहें बन रही हैं तो किसी की गर्दन की मसाज हो रही है, किसी के बाल स्टेप में काटे जा रहे हैं तो कोई फेशियल करवा रहा है, वह भी मुफ्त। किसी ने देने की पेशकश की तो मिनी की आंखें छलक उठी। अब भला किसकी सामत आई थी कि मिनी की आंखों में आंसू छलका सके। इस बात से सरिता भी नाराज हो गई। प्यार से सने बोल में वे गर्जना कर उठी, मिनी मेरी ही नहीं आप सभी की बहन बेटी है, क्यों उसे पैसे दे रही हैं। ऐसा कर आप सभी ने उसे अपने से दूर कर दिया है। हुनर सीखा भी इसलिए है कि आप सभी को सजा धजा सके। नहीं नहीं सरिता, इससे मिनी कोई दूसरे थोड़ी हो जाएगी। हम सब उसे पुरस्कृत करना चाहते थे, माफ़ कीजिएगा अगर बुरा लगा हो तो। उषा की बातों से सरिता के होठों पर मुस्कान छिटक आई। कभी कभी मिनी अपने सारे तजर्बे को सरिता जी पे ही आजमा लिया करती थी। वे दिल से तो प्रसन्न होती थी पर बाहर से गुस्सा दिखाती थी। दिन खुशी से गुजर रहे थे। इतना प्यार और सम्मान पाकर मिनी खिल गई थी। सुंदर तो थी ही। मिनी को आए 2 साल हो चुके थे। सरिता और विनय के साथ पूरी बिल्डिंग की अब यही इच्छा थी कि मिनी का ब्याह किसी सुपात्र से हो जाए। यह भी संयोग रहा कि नीतू की भाभी की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई। नवजात बच्चे के साथ उसकी माँ बड़ी परेशान थी। उसकी माँ की यही इच्छा थी उसके भाई की शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि इस उम्र में बच्चे की देखभाल करने से छुटकारा मिले। नीतू के जेहन में अचानक मिनी का भोला भाला रूप नाच उठा। मिनी से बढ़कर कोई उसके भाई के बच्चे को प्यार नहीं दे सकेगा। तत्काल वह उषा के पास गई और सारी बातें उन्हें बताते हुए राय मांगी। उषा भी सहमत हो गई। सरिता को मनाने के लिए दोनों उनके पास पहुंची। सारी बातों को सुनकर सरिता ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पहले की बात और थी। शादी होते ही एक बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी मिनी के नाजुक कंधे पर आ जाए, इसमें मेरी जरा सी भी रजामंदी नहीं है। जब मैं ही तैयार नहीं, उसके बाबूजी और भैया कभी राजी नहीं होंगे। उसी दिन समीर कह रहा था, लेन देन की चिंता मत करना, बस ऐसा बर ढूंढना जहाँ मिनी सुखी रहे। उषा ने दुनियादारी बताते हुए कहा, मिनी के प्यार में आप इस सच्चाई को भूल चुकी हैं कि मिनी अनाथ और विधवा है। उसके लिए नीतू के भाई से अच्छा रिश्ता शायद ही मिले। कहते हुए वे दोनों बुझे मन से लौट आईं। परंतु दूसरे दिन ही सरिता जी ने इस रिश्ते की स्वीकृति पर अपनी रजामंदी की मोहर लगा दी, क्योंकि उषा की बातों ने उनकी आंखें खोल दी थी। फिर मिनी को भी कोई एतराज़ नहीं था, सिवाय इसके कि उसके जाने के बाद उन दोनों की देखभाल उस तरह से कौन करेगा। मिनी की शादी की धूम पूरी बिल्डिंग में मची हुई थी। तैयारियां जोरों पर थी।
आखिर सबकी चहेती मिनी की शादी थी। सरिता ने मिनी के ससुराल में भी शादी का निमंत्रण भेज दिया था, पर अच्छा ही हुआ कि वहाँ से कोई नहीं आया। वह नहीं चाहती थी कि बीते दिनों की दुखद यादों को लेकर मिनी नए जीवन की शुरुआत हो। बच्चे, युवा, बूढ़े सभी उत्साहित थे। बारात आई, शहनाइयाँ बजी, आंसू भरे आंखों से सरिता और विनय ने सारे रस्मों रिवाजों को निभाया। सभी ने जी खोल कर मिनी को उपहार दिए। समीर ने अपनी मम्मी पापा के साथ मिनी, उसके होने वाले पति और बच्चों को गर्मी में अमेरिका घूमने के लिए बुलाया। बस पासपोर्ट और वीज़ा के मिलते ही टिकट भेज देने का आश्वासन दिया था। जितना मिला उसके लिए मिनी का आंचल छोटा पड़ गया था। उसकी आंखें विदाई तक बरसती ही रही। सबके प्यार दुलार को समेटकर, सबको रुलाते हुए मिनी अपने जीवन साथी की बाहें थामे नए जीवन की डगर पर चल पड़ी। उसकी विदाई पर सभी बिलख रहे थे, पर खुशी के आंसुओं के साथ अपने पीछे मिनी पूरी बिल्डिंग में एक सन्नाटा और उदासी छोड़ गई थी।